तुम बात मत चढ़ा, समझा? एक नौकरी से निकालने से पहले ये तो बता दीजिए मेरी गलती क्या है सेठ। मुझसे पूछेगा तू? कुत्ता मालिक के जूठन खाता है और तुझे याद दिलाना होगा कि तू कुत्ता है। मुझे अगर दिखाएगा तू मुझसे जबान लड़ाएगा तू? तेरी तो जबान मत लड़ा, चल लेके जा इसको, निकल लेके जा इसको, चल। ए भाऊ, अरे तुझे कितनी बार बोला, तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं है, तू मेरा भाई है भाई। तेरे से पैसे कैसे देगा? अरे दादा, मेरे को जब जरूरत होगी दादा तब मैं हक से मांग लूंगा ना आपसे। यार रखो। बाबा कीर्ति, अरे वाह वाह वाह, सरिता, ए वैशाली देख कीर्ति आई है। दीदी, बाबा मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, क्या बोल, अरे जिंदा रहे, जिंदा रहे। बघू कशी आहेस तू? अतुल, मेरे पूरे खानदान में सिर्फ मेरी बेटी है जो ग्रेजुएट हुई है। देखना, हम सबका नसीब बदल देगी अब। तूने तो सबका नाम रोशन कर दिया। वाह। ए विनोद, इधर आ। नमस्ते शेठ। देख, मालिक से कंपटीशन करने का नहीं। ये ढाबा बंद कर और अपने होटल पे आजा, काम पे लग जा। दुगनी तनख्वाह दूंगा। शेठ, मेरा ढाबा छोटा है लेकिन इसने हमें रोजी रोटी दी है, पहचान दी है। शेठ, अब हमें खुद के लिए काम करना है, खुद का मालिक बनना है ना बेटा? तो मालिक बनना चाहता है तू? मालिक बनना चाहता है तू? हाँ, मालिक बनेगा तू? ओ शेख, हाथ मत लगा मेरे बेटे को, नहीं तो ऐसा मंत्र फूकूंगी कि तेरा पूरा खानदान उल्टी करते करते मर जाएगा। रुक, आती मैं। तेरी ये औकात कि तू मेरा ऑफर ठुकराएगा? पापा, अभी ऐसे चलते हैं। अरे तू, तुझे पता नहीं है तो किससे पंगा ले रहा है? अब आगे देख तेरे साथ क्या क्या होगा। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर। आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आई का ये झाड़ फूक जादू टोना करना मुझे पसंद नहीं है। सरिता, तू समझाती क्यों नहीं आई को? वो कभी किसी की बात मानती है भला? कहीं झाड़ फूक करके मुझे कॉकरोच या चिपकली बना दिया तो? ना बाबा ना, मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। छोड़ो ना वो सब, तुम्हारा माहिती है ना, आज तो खुशी का दिन है। अपने चेहरे पे खुशी रखो। ये आज क्या कर रही थी यहाँ सब? और तुम लोग कैसे रहते हो यहाँ? यहाँ कुछ भी नहीं है। गॉड, लो, अब लाइट भी चली गई। और वो ढाबा, वहां का तो पानी भी ना पीऊं मैं। लाइफ इज सो डिफिकल्ट हियर यार। दीदी, आप शहर से आई हो ना, इसलिए आपको ना ये सब चीजों की आदत नहीं है। पर हम सब ना ये ढाबे से और जिंदगी से बहुत खुश हैं। तो क्या लाइफ टाइम ऐसी ही जिंदगी बिताने का इरादा है तेरा? हाँ, मैं इस माहौल में नहीं रह सकती। वाह, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ। बस अब कीर्ति की अच्छी जॉब लग जाए, फिर ये ढाबा बंद करके आराम से जिंदगी जिएंगे। नहीं नहीं, ये ढाबा कभी बंद नहीं होगा। अहो, इसी ढाबे ने तो हमें 2 वक्त की रोटी दी है। अब तो कीर्ति भी यहाँ आ गई है। हम सब साथ में रहेंगे, मेहनत करेंगे और तरक्की भी करेंगे। ले बाबा, हाँ, जॉब के लिए तो मुझे शहर जाना ही पड़ेगा।
और वैसे भी मैं यहाँ नहीं रह सकती। कैसे रह लेते हो आप लोग यहाँ? और अब आपको शहर भी तो नहीं लेके जा सकती ना, मेरे दोस्त हंसेंगे मुझ पर। मैं छुट्टियों में यहाँ आती जाती रहूंगी और घर पैसे भी भेज दिया करूंगी। बट प्लीज बाबा, मुझे ना यहाँ गांव में रहने के लिए फोर्स मत कीजिए। वाह बेटा वाह, तुझे यहाँ रहना पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग ये जो रूखी सुखी खा रहे हैं ना, इसमें भी हम लोग यहीं सुखी हैं और यहीं खुश हैं। ये जो तू शहर की नौकरी, पैसा और वहाँ की जिंदगी की होशियारी बता रही है ना, वो सब हम लोगों के कारण। हम लोगों ने अपने सुख त्यागे हैं तेरे लिए। ये वैशाली, इसने पढ़ाई नहीं की ताकि मैं तुझे पढ़ा लिखा के बड़ा कर सकूं। तो कोई एहसान नहीं किया बाबा आपने जो किया ना वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपका फर्ज था। मैं भी पैसे भेजकर अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं ना घर से दूर जा रही हूँ, कोई रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ आपसे। पढ़ा और पढ़ा अपना बेटी को। कहा था ना मैंने, शहर जाते ही लड़कियों के दिमाग में हवा लग जाती है। अभी इसे अपने परिवार की शर्म आने लगी है। तेरी शर्म आती है उसको? क्या रे, इसलिए सिखाए तुझे? कीर्ति सुन। कीर्ति तू कल ही चली जा। पर कैसे आई? आपने देखा ना बाबा कैसे। तू परेशान मत हो, बाबा को मैं समझाऊंगी। देख, समझने में थोड़ा समय लगेगा पर समझ जाएंगे। लेकिन तुझे जब भी समय मिले तो हमें मिलने चली आना, ठीक है? ठीक है दीदी, आप परेशान बिल्कुल मत हो, मैं यहाँ सब संभालूंगी। और आई दीदी, अगर घर से दूर भी जा रही हैं तो घर के लिए ही ना। और देखना दीदी अपने नाम के साथ पूरे खानदान का नाम रोशन करेंगी, है ना? देख हर्षित, जितने पैसे तुझे देने थे ना, उससे ज्यादा दे रहा हूं मैं। 1 साल पहले मैंने तुम्हारे कहने पर मार्केट में से पैसा उठाया था। तुम्हारा काम भी हो गया है, माल की सारी डिलीवरी भी हो गई है। अब तो मेरा पैसा दे दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जितना दे रहा हूं वो चुपचाप ले ले, वरना ये 2 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे तुझे। अगर मुझे मेरे 15 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा। अपना हिसाब पूरा हो गया, चल निकल। निकल, चल निकल। अगर तुम्हें खत्म नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी हर्षद चौहान नहीं। अरे चल, आ गया है खत्म करने वाला। सुभद्रा भाई, मुझे बदला चाहिए। हो गया तेरा काम। अगले 24 घंटे में जो तू चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। 21वीं शताब्दी में जहाँ दुनिया दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी चीजों में विश्वास करने लगते हैं जिनका अस्तित्व भी नहीं होता। कभी कभी इंसानी दिमाग को समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। इंसान की सोच पर गिरा पर्दा कई बार उसे वो सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है जो उसे गुनाह के रास्ते पर ले जाता है। क्या गायकवाड़ परिवार की औरतों के साथ जो हुआ वो भी किसी ऐसी ही मानसिकता का परिणाम था? एक काम करो, दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इनके परिवार वालों को खबर करो। ओके सर। और वो मेरी बहन वैशाली, वो कल से गायब है सर। गई होगी किसी दोस्त के पास? नहीं सर, हमने हर जगह पता किया था पर उसकी कोई खबर नहीं है। सर, हमें डर है कि सरिता वहिनी और सुभद्रा काकी की तरह उनके भी तो कातिल का अभी तक पता नहीं चला। सर, आप कौन है? ये मेरा दोस्त है साहब, अतुल। देखो, छानबीन चल रही है, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम जरूर बताएंगे। सर हमें पता है ये किसने किया। सर, वो सुनील नाइक है ना, ये उसी का काम है सर। होटल 3 स्टार का मालिक। सर, उसने हमें एक बार धमकी भी दी थी। सर, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। अरे ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हम, सबूत चाहिए उसके लिए। आप लोग फिलहाल घर चले जाइए, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम खबर कर देंगे। हाँ, और क्या है तुम्हारी बहन का नाम? वैशाली। रिका में
तिचा फोटो घेऊन ठेवा. हाँ, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर इनके पास दे दीजिए. सर 2 दिन हो चुके हैं, मेरी बहन अब तक घर नहीं आई. आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? भाग गई होगी किसी के साथ. ये क्या बकवास है? आप अपना काम तो कर नहीं रहे, फालतू की बकवास किए जा रहे. एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रही है, जुबान को कंट्रोल में रखिए. सर आप उस सुनील नाइक को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? सबूत है? नहीं है ना? निकलो ऐसे, चलो. हमें और भी केस सॉल्व करने. ओ काढ़ा है ना, बाहर काढ़ा. चलो. जाते कहाँ से? वैशु, क्या हुआ तुझे? सर रेप हुआ है उसका. शॉक में है, इसके लिए कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है. एक्सक्यूज मी. साहब, अब तो पकड़ लो उन लोगों को साहब. मेरी तकरार लिख लो साहब. अरे इनको उठाओ. फिर कंप्लेंट दर्ज होगी. अब आपकी बेटी कुछ बोल भी नहीं रही है, वो कुछ बोली तो केस दर्ज होगा ना. बोलेगी? अरे कैसे बोलेगी वो? सुबह काट दी उसकी. प्लीज अभी तो आप कुछ कीजिए. देखिए मैडम, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है और कैसे नहीं आप हमें मत सिखाइए. अरे सर आप हमारी बात क्यों नहीं? सर अब मैं हार नहीं मानूंगी बाबा. ऊपर तक जाऊंगी मैं. वैशाली को इंसाफ दिला कर रहूंगी, चाहे जो हो जाए. कोई टेंशन तो नहीं होगा ना? अरे आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा. मैं हूं ना, सब बंदोबस्त कर दिया है मैंने. उस पर ऐसा प्रेशर डालूंगा ना कि वो केस वापस ले ले. बस आप बाकी के पैसे जल्द से जल्द दे दो, हो जाएगा. ऐशु बोलना, किसने किया तेरे साथ ये सब? बोलना वैशु, किसने अगवा किया तुझे? कीर्ति. हाँ बाबा. दे बेटा. ये क्या है बाबा? ये अपना महीने भर का मुनाफा है, बैंक में जमा कर देना. हाँ? और बाबा मेरे पैसे? हाँ, मुझे पता था तू पूछेगी. तेरे पैसे पहले निकाल के रखा हूं. ये ले. वो क्या है? अरे दिखा तो. इसमें क्यों? ये ना मैंने कीर्ति दीदी के शादी के लिए पैसे जोड़े हैं. तो तेरी शादी के लिए पैसे कहां से आएंगे? कीर्ति दीदी की शादी हो जाएगी ना, तो मेरी शादी की जिम्मेदारी उनकी. और मुझे पता है दीदी ना मेरी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे. बेटा, पुलिस हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली. जो भी हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाना ही बेहतर होगा. नहीं बाबा, मैं कोशिश किए बिना इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी. हेलो सर. हेलो, बैठिए. सर आपने हमारे
आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज में एक बार वुमेन सेफ्टी के बारे में लेक्चर दिया था। वही की स्टूडेंट हूँ, कीर्ति गायकवाड़। ओह यस यस यस, बोलिए। सर वो मेरी बहन के साथ रेप हुआ है और मेरी माँ और दादी का भी खून हो गया है। वहाँ की पुलिस हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, वो हर एक चीज को नजरअंदाज कर रही है सर। कीर्ति, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कीर्ति ये केस तो हमारे ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आता और हमें अपने दायरे में रह के काम करना पड़ता है। सर पर उस दिन आपने कहा था कि सिर्फ अपने परिवार के नहीं बल्कि अपने देश के बारे में सोचो। ये देश भी तो हमारा परिवार है ना। और क्या अपने परिवार की मदद करने के लिए भी आप दायरा सोचोगे? सर आप मेरी आखिरी उम्मीद हो सर, प्लीज। आप क्राइम ब्रांच के इतने बड़े ऑफिसर हो, भगवान ना करे कल को आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए तो तब भी आप दायरा सोचोगे क्या? सॉरी सर। सर ये केस वर्दपगांव पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। हाँ, लेकिन सभी इस तरह सोचने लगेंगे तो इंसाफ कैसे होगा? मैं हायर अथॉरिटी से बात करता हूँ, पर ये वर्दम भी तो हमारे नासिक में ही आता है ना। जी सर। सतीश, कभी कभी हमें अपने कद से ऊपर उठ कर सोचना पड़ता है। मुझे इस केस की फाइल जल्द से जल्द चाहिए। मिल जाएगी सर। चल मुखो मुखो, थोड़ी सी कैसे? आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। विनोद, तू ढाबा फिर से चालू कर ली। काय करूं, ढाबा शुरू करूं ना था? किसके लिए कमाऊंगा? ये दिनकर की पगार है, घर का खर्चा है, वैशाली के इलाज का खर्चा है, ये सब तो देखना पड़ेगा नहीं यार। कीर्ति और वैशाली का घर यही? जी सर। सर आप यहाँ? हाँ, मैंने हायर अथॉरिटी से बात की एंड दे एग्रीड। ये केस हम हैंडल कर रहे हैं। थैंक यू सर। वैशाली कहाँ है? वैशु? वैशाली बेटा, बता सकती हो तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया? सर डॉक्टर ने कहा है इसे शॉक लगा है, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं कर पा रही। मैंने स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर से बात की है, वैशाली की दोबारा से जांच कराएंगे। कीर्ति, तुम्हें किसी पर शक है? शक नहीं सर, मुझे यकीन है कि ये काम उस सुनील नाइक का ही है। सुनील नाइक के बाबा जयदेव नाइक और मेरी दादी का नाजायज संबंध था। दादी की मदद से ही वो अपने सारे कामों को अंजाम देते थे। इनफैक्ट दादी के कहने पर ही उन्होंने बाबा को जॉब भी दिलाई दी। पर एक दिन अचानक एक नौकरी से निकालने से पहले ये तो बता दीजिए मेरी गलती क्या है। मुझसे पूछेगा तू? कुत्ता मालिक के झूठन खाता है और तुझे याद दिलाना होगा कि तू कुत्ता है। जबान मत लड़ा, चल लेके जा इसको, निकाल। बाबा कल मेरा एग्जाम है और उस मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। वक्त पर भाड़ा क्यों नहीं देते हो आप? वाटोळ होईल त्या सुनीलचं, सत्यानाश होएगा उसका। बाबा कोई आपको काम से निकाल सकता है लेकिन आपका हुनर नहीं छीन सकता। हम अपना ढाबा शुरू करेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन कीर्ति दीदी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उसके बाद बाबा ने ये ढाबा शुरू किया। ढाबा अच्छा चलने लगा, पर ये बात सुनील नायक को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने हमें फिर से धमकी दी थी। मालिक से कंपटीशन करने का नहीं, ये ढाबा बंद कर और अपने होटल पे आजा, काम पे लग जा। शेठब, हमें खुद के लिए काम करना है, खुद का मालिक बनना है। मालिक बनना चाहता है तू? तेरी ये औकात कि तू मेरा ऑफर ठुकराएगा? तुझे पता नहीं है तो किससे पंगा ले रहा है? अब आगे देख तेरे साथ क्या क्या होगा। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर। मुझे पूरा यकीन है ये काम उस सुनील नायक का ही है।
झूठ बोल रही है ये लड़की। काम पे चोरी करते वक्त पकड़ा गया था इसका बाप, इसलिए निकाल दिया था उसे। और इसके ढाबे से मुझे क्या प्रॉब्लम होने वाली है? 2 टके का इसका ढाबा। 2 टके किसको बोला? देखा सर, इन्होंने मेरे बाबा को देखा धमकी देखा दी कैसे थी। जबान लड़ा। कीर्ति प्लीज। ये बताइए, सुभद्रा और आपके पिता जयदेव जी, उनके बीच क्या रिश्ता था? देखिए, मेरे बाबा नहीं रहे, उन पे कीचड़ उछाल रही है लड़की, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। 24 तारीख को आप कहाँ थे? मैं फार्म हाउस पे था। और इस बात की कंफर्मेशन के लिए क्या आप हमें वहां की सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करा सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, फार्म हाउस पे कौन सीसीटीवी लगाता है? आप बता सकती हैं कि 24 तारीख को आपके पति क्या सचमुच में अपने फार्म हाउस पे थे? हमारे घर की औरतें सिर्फ चौके चूल्हे के सवालों का जवाब जानती है। आप यहां क्यों बैठी हो? चले जाइए। कीर्ति, तुम्हारे इस बिहेवियर से केस भी कर सकता था। सॉरी सर। इट्स ओके। देखो कीर्ति, थ्रू आउट द केस वी नीड योर कॉपरेशन, तो बी पेशेंट। ठीक। सतीश, मुझे सरिता और सुभद्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। जी सर। सर, सरिता और सुभद्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके कत्ल के पहले उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था। मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी है और कातिल ने मर्डर वेपन जो यूज किया है उसे धार भी नहीं थी। शायद इससे यह लगता है कि कातिल पेशावर नहीं है, सब्जी काटने वाला चाकू होगा शायद। तो मिस्टर योगेश शिंदे सर। इस केस के इंचार्ज आप हैं? जी। आपको क्राइम सीन के आसपास कोई मर्डर वेपन मिला? नो सर। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जहां सुभद्रा और सरिता का खून हुआ, वहां उन दोनों के अलावा किसी तीसरे आदमी के भी खून के ट्रेसेस मिले हैं। आपने पता लगाने की कोशिश की वो खून किसका था? और इसके अलावा सरिता के नाखूनों में किसी इंसान की स्किन के ट्रेसेस मिले हैं। आपने जांच की वो किसके थे? इंक्वायरी चल रही है सर। मिस्टर योगेश, इंक्वायरी तो अब आप पर चलेगी। सतीश, एक काम करो, ये विनोद, सरिता और सुभद्रा तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। और वो सुनील, उसकी भी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। और जहां सरिता और सुभद्रा की लाश मिली थी वहां एक फॉरेंसिक टीम को भेजो और आसपास के सारे इलाकों को सर्च करो, देखो कुछ मिलता है क्या। ओके सर। इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स मेरी टेबल पर मुझे चाहिए। ओके सर। और तुम सर, अपने रिटन एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार रहना। ये चाकू हमें क्राइम सीन पर मिला है, क्राइम स्पॉट से सिर्फ 50 फीट की दूरी पर। इसका मतलब जानते हो कि तुमने क्राइम सीन को अच्छे से सर्च नहीं किया या फिर जानबूझकर अवॉइड किया। हाँ? सब विनोद के ढाबे पे काम करने वाला दिनकर आया है। बुलाओ। सब विनोद दादा जैसे ही घर के बाहर चले जाते थे तब एक कार आती थी और सरिता जी उसमें बैठ के चली जाती थी। सरिता को लेने कौन आता था? वो तो नहीं पता साहब, क्योंकि मैंने उस आदमी का चेहरा कभी देखा नहीं। ठीक है, तुम जाओ। हाँ सर। सर, वैशाली की मेडिकल रिपोर्ट आई है। सर, वैशाली की मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से उसके कान में कोई गर्म चीज डाली गई थी, जिसकी वजह से उसके कान के पर्दे फट गए थे। What? बाबा, और क्या क्या सुनना बाकी है? और इसीलिए वैशाली को हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। कीर्ति, देखो, वैशाली का बयान, उसके साथ क्या हुआ, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या तुम वैशाली से कागज पर लिखकर पूछ सकती हो कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, किसने किया था? सर, वो वैशाली पढ़ लिख नहीं सकती। तुम ग्रेजुएट हो और वो पढ़ लिख भी नहीं सकती, ऐसा क्यों? बाबा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हम दोनों को पढ़ा सके, इसलिए बाबा ने मुझे पढ़ाया और वैशाली ढाबे पर उनकी मदद करती थी।
इस केस के दरवाजे तभी खुलेंगे जब वो कुछ बताए। तो कोशिश करती हूँ सर। वैशु, वैशु उधर देख। तुझे ये सब किसने किया? किसने मारा तुझे? बोल ना। देख बेटा, ऐसे चुप रह के नहीं होगा। देख देख मुझे देख, प्लीज कुछ बता। नहीं, ऐसे रोती नहीं वैशु, हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है? तूने आज तो मेरा साथ दिया है ना, अब मेरी बारी है। हाँ हाँ, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगी, बाबा और तुम्हारा। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सर सुनील की कुंडली निकाली है सर। मार्केट में कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है उसकी, काफी लोगों के पैसे डुबाए हैं उसने। और सर एक बात और, सर सुनील का बेटा वीरेंद्र उसके साथ ही काम करता है। सर, हमने वैशाली और सरिता के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए। सर, सरिता को पिछले 15 दिनों में इस नंबर से काफी सारे फोन आए थे और यही नंबर वारदात के दिन विनोद के घर के आसपास भी पाया गया था। और जब हमने सरिता के फोन का मैसेज बैकअप लिया और इसी नंबर से सरिता को ये मैसेज आए थे। बुलाओ इसको। ओके सर। बोल, सच क्या है? बता। बताता हूं सर। मैं सरिता को बहुत पसंद करता था। मेरी दिल की बात उसे मैं बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने एक दिन देखा कि ज्यादा सती सावित्री बंद। मेरे को पता है तेरा किसके साथ चक्कर चल रहा है, कहाँ जाती है, किसको मिलती है, सब मेरे को पता है। तो मेरे साथ चलने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? देख, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वहां पर, वो मेरी एक मजबूरी है, या फिर ये समझ ले कि मेरे लिए वो एक श्राप है। तो मैं बोलता हूँ वो मेरे साथ कर, नहीं तो मुझे तुझे मजबूर करना पड़ेगा। और ये सब देखकर तुझे गुस्सा आया और तूने सरिता को मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। झूठ मत बोल। 15 तारीख को तेरे घर की लोकेशन विनोद के घर के आसपास की है। हाँ, मैं सरिता से मिलने गया था, लेकिन जब मैं वहां पे गया तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। फिर मैं वापस चला आया सर। सरिता किसके साथ थी? कहाँ देखा था उसे? बोल। सर, वो सुनील के घर के बाहर थी। मतलब सरिता और सुनील। सतीश, एक काम करो, सुनील के पास कई गाड़ियां हैं ना? हाँ सर। उन सब की डिटेल्स निकालो विद फोटोग्राफ। ओके सर। ये कार थी? नहीं साहब। हाँ, यही कार थी सर। सरिता तुमसे मिलने यहां तुम्हारे घर पर भी आती थी और तुम्हारे फार्म हाउस पर भी जाती थी। सतीश, जरा वो गाड़ी दिखाओ। यही है ना तुम्हारी गाड़ी जिसमें तुम सरिता को पिकअप कराते थे? और तुम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका एक चश्मदीद गवाह भी है हमारे पास, जिसने सरिता को तुम्हारे घर के बाहर कई बार देखा। अब ये बताइए कि सरिता के साथ तुम्हारे संबंध थे या नहीं? थी। सिर्फ जिस्मना। मैं उसे पैसे देता था। जो काम तुम्हारे पिताजी जयदेव ने सुभद्रा के साथ किया था, वही काम तुमने सरिता के साथ किया, उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाकर। जी देखिए, जो भी था राजी खुशी था, कोई जबरदस्ती नहीं की उस पे। सरिता से आखिरी बार कब मिले थे? 14 मार्च को आखिरी बार मिले थे। सरिता कुठे आहे? शेठ, लाज नाही वाटली तुला? ए विनोद, तू मुझसे कभी जीत नहीं सकता, अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता है। लेकिन एक बात है, तेरी बीबी है बड़ी कमाल की। शेठ, ये गुस्ताखी फिर से मत करना, नहीं तो तेरे पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा, समझा? चल निकल। खून करने की वजह तो तुम्हारे पास भी थी। देखिए, मैंने कोई खून नहीं किया, और हाँ, अगली बार आओगे तो सोच समझ के आना, नहीं तो जबरन मुझे ऊपर बात करनी होगी।
सतीश, इस विनोद ने हमें सरिता और सुनील के संबंधों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या हो सकता है जो लोग छुपा रहे हैं? देख वैशु, यहाँ देख, इसने तो ये सब कुछ गलत किया क्या? हाँ वैशु प्लीज यहाँ देख। नहीं, ये देख, इसने किया क्या कुछ? देख, दिनकर, दिनकर बोल वैशु। अतुल अंकल, इन्होंने कुछ किया? बोल वैशाली, कुछ तो इशारा कर। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। देख, तुझे मेरी मदद करनी होगी वैशु। यहाँ देख, तुझे इशारा करना होगा, तुझे बोलना होगा, चीखना होगा, चिल्लाना होगा। हमें जीतना होगा वैशु, हमें जीतना होगा। साहब, मैंने ये बात छुपाई क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाती तो खानदान के साथ साथ सरिता की भी इज्जत चली जाती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्ही ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी सरिता को मार डाला और तुम्हें मारते हुए तुम्हारी आई ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें भी मार दिया? नहीं साहब, सरिता की तो कोई गलती थी ही नहीं, वो तो बेचारी मजबूर थी। मेरे आई ने उसे ये सब काम करने के लिए उकसाया था। मेरे आई जादू टोना जानती थी, उसके खिलाफ जो भी चला जाता वो जादू से उसे अपने वश में कर लेती थी। साहब, सरिता ने डर के कारण ये काम किया था। आई तूने ऐसा क्यों किया? तो भूल गया, अपने सिर पे जो छत है वो उन्हीं की देन है। नाइक परिवार के बहुत एहसान है अपने ऊपर, इसलिए उसने जो मांगा मैंने दे दिया। देवदत्त साहब को मैंने मरते वक्त वचन दिया था, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी मैं। और इसीलिए तूने अपने काले जादू का डर दिखाकर अपनी बहू को उसके पास भेज दी। अरे आई, उस सुनील के बाप ने पहले तुझे अपनी दूसरी बीवी बना के रखा और अब तूने खुद अपनी बहू को उसके बेटे के लिए चुना। आई, वो लोग हमें जन्मों जन्मों तक अपने चंगुल में फंसा के रखना चाहते हैं। वारदात वाले दिन तुम जिस दुकान से सामान लेने गए थे उसका एड्रेस दो। हाँ साहब। सतीश, ये हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं, विनोद गायकवाड़, सुनील नायक और ये अतुल सावंत। लेकिन वैशाली के साथ ये सब कुछ किसने किया उसके बारे में पता नहीं चल रहा है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि सुभद्रा और सरिता इन दोनों का कत्ल किसी और ने किया हो और वैशाली के साथ जबरदस्ती किसी और ने। हो सकता है। एक काम करो, इस केस से जुड़े जितने भी प्राइम सस्पेक्ट हैं सब पर नजर रखो, देखो कौन किससे मिलता है, कहां मिलता है, क्या बातें करता है। और ये विनोद, ये वारदात वाले दिन ये मुंबई सामान खरीदने गया था ना? यस सर। जरा पता लगाओ ये सच बोल रहा है झूठ। ओके सर। कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। कुछ नहीं बेटा, मैं हूँ यहाँ पे। मेरी बात सुन। अरे हाँ, ये अपना दिनकर है। दिनकर, देख देख देख। हाँ, इसने मेरे कहने पर ये सब किया, मैंने कहा उसे। हाँ वैशु प्लीज प्लीज, तेरे साथ यही सब हुआ ना? किसने किया? हाँ किसने किया बेटा? प्लीज प्लीज कुछ बोल प्लीज। हाँ कहा क्या? घर घर। हाँ पुलिस अभी तक कातिल तक नहीं पहुंच पाई थी। हर मुमकिन कोशिश फेल होती नजर आ रही थी। गायकवाड़ परिवार के एक से एक नए खुलासों ने
पुलिस को भी हैरान कर दिया था। पुलिस ये समझ रही थी कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जो सतह पर नहीं है, और इसलिए पुलिस ने तय किया कि वो इस केस को शुरू से शुरू करेगी, बारीकी से जांच करेगी, और इसकी शुरुआत उन्होंने वैशाली के घर की तलाशी से की। सर ये देखिए, ये पायल मिली है। पायल? ये वैशाली की पायल है? इतनी महंगी पायल हम लोग नहीं खरीद सकते साहब, ये हमारी नहीं है। ये तू जानती है इस पायल को? हाँ? सतीश, एक काम करो, पता लगाओ ये पायल कहाँ बनी है और किसने बनवाई है। हो सकता है हमारी इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा दिखाए। यस सर। सर, वो पायल सुनील नायक के बेटे वीरेंद्र नायक ने 2 महीने पहले खरीदी थी। इसका मतलब वैशाली के साथ हैवानियत करने वाला ये वीरेंद्र है। जी सर। लेकिन इस पायल के आधार पर इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, इसके खिलाफ कोई पक्का सबूत चाहिए। एक काम करो, कीर्ति, कैसे भी करके हमें वैशाली से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक वही जरिया है हमारे पास। लेकिन कैसे सर? ये तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? कहाँ? एक मिनट। जंगल? नहीं, हाँ। हाँ? नहीं, एक मिनट, हाँ। होटल में? हाँ, वेरी गुड। कीर्ति, जरा पूछो होटल में कहाँ? होटल में कहाँ? एक मिनट। होटल में निकल गया था? नहीं। स्टोर रूम? सतीश, ये होटल 3 स्टार की तलाशी लेनी होगी। जरूर उसमें कोई ऐसी जगह है जो लोगों की नजरों में नहीं है। ओके सर, चलो। खिड़कियां खोलो। सर, ये फॉरेंसिक टीम बुलाओ। सर, लगता है वैशाली के साथ हैवानियत यहीं पे हुई है। सर, रूम में जो बाल और ब्लड सैंपल मिले हैं वो वैशाली के हैं, और कुछ सीमेंट सैंपल भी मिले हैं। ये उठाओ उस वीरेंद्र नायक को। ओके सर। एक मिनट। मेरे लड़के को कहाँ लेके जा रहे हो? बार फोन करूं बेचारा। अरे हर्ष, सर ये देखिए सर। तृप्ति, ये पायल देख रहा है? पहचानता है इसे? वैशाली के घर से मिली है हमें। तूने खरीदी थी ना? और वैशाली के नाखूनों में स्किन के ट्रेसेस जो मिले हैं वो तुझसे मैच करते हैं, और जहां तूने वैशाली का रेप किया था वहां से भी तेरे सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं। पुलिस की मां तू सह नहीं पाएगा, इसलिए सच बता। बताता हूँ सर, बताता हूँ। वैशाली, तुम्हारी दादी मेरे दादा की बिन ब्याही दूसरी औरत थी, और तुम्हारी माँ मेरी बाप की दूसरी औरत थी। फिर भी मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ। ये देखो,
मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। अब खुशी खुशी मान जाओ, वरना तुम भी वही बनोगी जो तुम्हारी माँ मेरे बाप की है, बिन ब्याही गुलाम। मर जाऊंगी लेकिन तेरी गुलाम कभी नहीं बनूंगी। और तू भी ना तेरे बाप जैसा ही है, कमीना। और तभी मैंने सोच लिया कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। सर, सुनील नायक के 3 स्टार होटल का सीसीटीवी फुटेज आ गया है। लगा सर, ये देखिए, जिस दिन वारदात हुई उसके 2 दिन पहले सुनील नायक का इस आदमी हर्षद चौहान के साथ पैसों के लेन देन की वजह से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। लगभग 15 लाख का लेन देन का मामला था। सर, इस हर्षद चौहान का मोबाइल लोकेशन वारदात के दिन सुनील नायक के घर के आसपास और जहां सुभद्रा और सरिता की लाशें मिली थी वहां पर पाया गया। ये हर्षद करता क्या? सर, फूड एंड रॉ मटेरियल का सप्लायर है। नासिक के छोटे बड़े होटल्स में मटेरियल सप्लाई करता है। उठाओ इसे। जी सर। सर, और एक बात, इस हर्षद चौहान की पीएसआई योगेश शिंदे के साथ अक्सर बातें हुआ करती थी। पहले इस योगेश शिंदे को बुलाओ। हर्षद चौहान को जानते हो? नहीं सर। तो फिर पिछले 15 दिनों में उसे 10 बार कॉल क्यों किया था तुमने? सर मैं क्या मैं लगा रखी है? सीधे सीधे जवाब दो। तुम्हारे जैसे चंद निकम्मे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। हायर अथॉरिटी से बात करके तुम्हारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई करवाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगे तुम। यू मे गो नाउ। सर। और ये हर्षद को उठाओ। यस सर। सतीश, देख हर्षद, तेरे खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। जिस समय सरिता और सुभद्रा का खून हुआ, तेरी फोन की लोकेशन उसी एरिया की है। और उसके अलावा उस क्राइम स्पॉट पे जो तीसरे आदमी का खून मिला, वो तेरे ब्लड से मैच हुआ है। दिनेश, ये चाकू देख रहा है? इसी से मारा था ना तूने सरिता और सुभद्रा को। तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हुए इस चाकू पे। और इतने सबूत काफी है तेरे ऊपर केस बनाने के लिए और तुझे सजा दिलाने के लिए। अब सीधे सीधे बताएगा या और मार खाएगा? सतीश, ये ऐसे नहीं बोलेगा। सर, मैं बताता हूं सर। वो सुनील नायक ने मेरे 15 लाख रुपए डुबाए थे सर। मैं बर्बाद हो गया था सर। फिर मुझे सुनील नायक से बदला लेना था, इसीलिए मैं सुभद्रा बाई के पास गया था। सुभद्रा बाई, मुझे बदला चाहिए। अगले 24 घंटे में जो तू चाहता है वो तुझे मिल जाएगा। दूसरे दिन मुझे एक कॉल आया। सुभद्रा और सरिता का खून करने के लिए मुझे 15 लाख की सुपारी मिली थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। फिर जैसे विनोद काम से बाहर निकला, फिर मैं उसके घर गया। सुभद्रा भाई, विनोद भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कहाँ? हर्षद? हर्षद, क्या बोल रहे हो? कहाँ हुआ, बताओ तो। पता नहीं, लेकिन विनोद भैया का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें अस्पताल लेके गए। चलिए जल्दी चलिए। अरे क्या हुआ? देखता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। जल्दी देखो हर्षद। देख रहा हूँ। अरे देख, जल्दी जाना है। हाँ? कोई टेंशन तो नहीं होगा ना? अरे आप चिंता मत करो, अब उस पर ऐसा प्रेशर डालूंगा ना कि वो केस वापस ले ले। काम हो जाने के बाद मुझे मेरे पैसे मिल गए थे और मुझे यह भी पता चल गया था कि मुझे सुपारी किसने दी थी। थक गई थी मैं इन नाजायज संबंधों के झमेले से। उस सरिता के साथ उनके ताल्लुकात थे। एक दिन मैंने अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में उनको, उस सरिता की वजह से पिछले 10 साल से इन्होंने मुझे छुआ तक नहीं था। और इन सब के पीछे वो सुभद्रा थी। सुभद्रा ने सरिता को इनके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था साहब। मैं उन दोनों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाना चाहती। अगर मुझे मेरे 15 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा। अपना हिसाब पूरा हो गया, चल निकल। मैंने ही हर्षद को फोन करके उन दोनों की सुपारी दी थी और उसका काम खत्म होने के बाद मैंने बाकी के पैसे दिए थे साहब। सरिता बेचारी तो खुद तुम्हारे पति के जाल में फंसी हुई थी। एक बेगुनाह का कत्ल किया है तुमने, अब सड़ो सारी जिंदगी जेल में।
बेटा ये छोड़। बेटा तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू ये सब काम कर। तू मेरी बहादुर बच्ची है, तू नौकरी कर, हम सबका नाम रोशन कर। तेरी माँ की भी यही इच्छा थी। बेटा तू शहर चली जा और जब तुझे छुट्टी मिले हमें मिलने के लिए आ जाया करना। नहीं बाबा, मैं यहाँ अब दोनों के साथ रहूंगी, ढाबा संभालूंगी मैं। तू चिंता मत कर, ये ढाबा अब कभी बंद नहीं होगा। वीरेंद्र को वैशाली के रेप के जुर्म में, नम्रता और हर्षद को सुभद्रा और सरिता के कत्ल के जुर्म में सजा मिली। हर इंसान को आगे बढ़ने का हक है, पर ऐसे महज कितने लोग हैं जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होते हैं। जरूरी नहीं जो हमारे बड़े बूढ़ों ने किया उसी को परंपरा बनाकर उसे फॉलो किया जाए। कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों से भी गलतियां होती हैं। इसलिए जरूरी है कि सही और गलत का भेद समझें, अपने आप को अंधश्रद्धा से दूर रखें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो अपनी जड़ में जुर्म को पनपने देती है और फिर रिश्ते, परिवार और लोगों की जिंदगियां तबाह कर देती है। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और उचित दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ सब कुछ अनसर्टन है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, सवाल ही सवाल होते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। ये केस एक ऐसी ही विचित्र पहेली है, दो जीते जागते इंसान जिसमें एक की मौत पहेली बन गई और एक का जीवन पहेली बन गया। ये ऐसे रेयर केसेस में से एक है जिसको पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स को एक चैप्टर की तरह पढ़ाया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिमाग को खोल के रख देने वाला बेहद ही विचित्र केस है ये। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मेरी लाइफ से सब एक एक करके चले गए, अकेली हो गई थी मैं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन मेरे भैया जिंदा हो सकते थे। तुम्हारी वजह से वो मर गए। एक दिन तुम्हें बाहर लगेगी। उस वक्त मैं डर गया था, सच में डर गया था। वैसे इस तरह किसी के बदुआ देने में मैं ज्यादा यकीन नहीं रखता, और उस लड़की की चीखों पुकार सुनकर जहन में डर बैठ गया कि कहीं उस लड़की की बददुआ मुझे सच में तो नहीं लग जाएगी। यह ख्याल मेरे जहन में क्यों आ रहा था? क्या मैंने अपना फर्ज सही तरीके से नहीं निभाया था? क्या इस केस में मैंने कुछ गलतियां की थी? अगर नहीं तो यह केस मेरे जहन से उतर क्यों नहीं रहा था? वो लड़की बार बार मेरे जहन में क्यों घूमती रहती है? इस केस की तह में कुछ ऐसे खौफनाक राज थे जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। जब लोगों की भीड़ में भी आपसे कोई हालचाल पूछने वाला, आपके दिल की बात करने वाला ना हो तो लोग अकेले से हो जाते हैं। पर मैं अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। कोई तो है मेरा, पर कहां? शायद आज वो मुझे मिल जाए। श्रेया, ओह गॉड श्रेया, कितने सालों के बाद देखा तुझे। कैसी है यार तू? आप कौन? मजाक मत करो, मैं क्या थी तुम्हारी स्कूल में, भारती स्कूल। और मैंने तो सुना है तू भारती स्कूल में टीचर बन गई। मैं टीचर नहीं हूँ, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। श्रेया देख, तू ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती मुझे। मैंने कहा ना आपको, मैं नहीं जानती। कौन है? कौन हो तुम लोग? रुक, इसको पकड़, रुक, पकड़ इसको।
पकड़ इसको, पकड़। छोड़ इसको, कोई और आ गया तो मुसीबत हो जाएगी, निकलते हैं यहाँ से। बता आखिर कब उस मुर्दे के दर्शन करवाओगी? मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं हार गई। हारना नहीं है, हारना नहीं है। तुम्हें मुझे उस मुर्दे को सौंपना है, वो भी जल्द से जल्द। हेलो, क्या? नहीं नहीं, तुम मत आओ, मैं आऊंगी। मेरा पति घर पे है, ठीक है? बाय। क्यों? फिर अपने एक्स के पास जा रही हो? मैं अपने एक्स के पास जाऊं या वाई के पास, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रोक सकता हूँ, पति हूँ तुम्हारा मैं। मैंने ना तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह दी है और ना ही अपने बिस्तर में। मेरी दौलत के लिए शादी किया ना तो डाइवोर्स दे दो ना, लेकिन एलिमनी मोटी देनी होगी। कौन है? श्रेया, मैं अविनाश। क्या हुआ श्रेया? ऐसे अचानक क्यों बुलाया? अरे क्या बात हुई? अच्छा रो मत, चलो अंदर चल के बात करते हैं। बैठ जाओ आराम से। अब पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ क्या बात है। अविनाश, आज रास्ते में एक लड़की मिली थी, वो अजीब सी बातें कर रही थी मुझसे। उसके बाद जब मैं घर आई तो तो क्या हुआ? और कैसी लड़की? किसकी बात कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। हाँ तो अच्छा किया ना श्रेया। डोंट क्राई, डोंट क्राई, मैं आ गया ना। अविनाश, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कैसी बात कर रही हो श्रेया? आई वॉन्ट टू मैरी यू। ये सब शादी के बाद। श्रेया, तुम कितने पुराने ख्यालात वाली लड़की हो, एकदम 1970s की। अविनाश, अब क्या हुआ? तुम तो बुरा मान गए। तुम्हें नहीं पता मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। कैसी प्रॉब्लम? बताती हूँ। एक काम करो, तुम बाहर चलकर बैठो, मैं कॉफी बना कर लेकर आती हूँ, फिर आराम से बैठ करके बातें करेंगे। हाँ, वैसे भी हमारे बीच बातों के अलावा और होता ही क्या है। संभाल के। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में घुसने की? Excuse me, he is not going anywhere. संदीप, तुम समझाओ, मैं थक गई। जतिन, यू नो तेरा और नीना का कुछ नहीं हो सकता। देयर इज नो फ्यूचर, सो इट्स बेटर कि तू इसे डाइवोर्स दे दे। तू मुझे बताएगा कि मुझे मेरी बीवी के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, बता तू मुझे। हेलो पुलिस, मेरा पति किसी का कत्ल कर रहा है। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? मारो उसे, मारो उसे, वरना वो तुम्हें मार देगा।
सॉरी, लेट हो गई ना, आपके लिए पिज्जा लेने लग गई थी मैं। वैसे आपको पता है अविनाश ने मुझसे मिलना बंद कर दिया है। आपको तो ये अकेलापन काटने को नहीं दौड़ता होगा ना। अब ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, मुझे पता है आप भी अकेले हो, तभी तो हमारा रिश्ता बना है ना। ये लो खाओ। कैसी है तू बेटे? पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लीव मी अलोन। अरे बात तो पापा से इतना नाराज नहीं होते बेटा। आज मैं तेरी और तेरे भाई की सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। बुला उसको तू। जतिन! भैया यहाँ नहीं है। क्यों, कहाँ गया वो? पता नहीं, आपकी वजह से भैया ने मुझे अकेला छोड़ दिया। और वैसे भी आपको कौन सी हमारी पड़ी है? आप जाइए अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास, जाइए जाइए यहाँ मुझे से। बात करनी है श्रेया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी अरे है। क्या कर रही तू? मुझे सुन तो सही। अरे बात तो सुन मेरी श्रेया। सर, ये मेरा बेटा जतिन है। ये अचानक कहाँ गायब हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी बेटी इसे कई महीनों से ढूंढ रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। आपका बेटा इतने लंबे अरसे से गायब है, तो आप लोग मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए अभी क्यों आए? असल में बिजनेस के सिलसिले में मैं आउट ऑफ टाउन था। कल ही जब वापस लौटा हूं तो मेरी बेटी ने बताया कि 3 महीनों से ये घर ही नहीं आया। हाँ, लेकिन आपकी बेटी तो यहीं थी। 3 महीनों से आपका बेटा गायब है, उन्होंने भी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई। दरअसल मेरी बेटी मुझसे नाराज चल रही है। वो मुझे कुछ बता ही नहीं रही है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए, क्या चाहते हैं? सर, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी से बात करें तो शायद वो कुछ बताए। आपका भाई पिछले 3 महीने से गायब है। आपको जरा भी फिक्र नहीं है कि आपका भाई कहाँ है? आपने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। आपके पापा आए तब उन्होंने रिपोर्ट की, आपने क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि सर भैया मिसिंग है ही नहीं। ये तो इनका ड्रामा है, मुझे और भैया को परेशान करने का। कुछ टाइम बाद भैया वापस आ जाएंगे, तब आप खुद आकर के बात कर लेना उनसे। अरे देख के चलाओ यार। अरे कौन हो आप? लेकिन मुझे क्या? अरे हो गाड़ी में। अरे कौन? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? अरे बचाओ। ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा। भवानी जी कह रहे हैं कि बेटा 3 महीने से गया, लेकिन बेटी कह रही है कि जतिन गायब नहीं है। वो जहां कहीं भी गया है अपने आप आ जाएगा। आखिर ये चक्कर है क्या? पता करो, ये जतिन वाकई गायब है या मामला कुछ और ही है। जब तक जतिन यहां नहीं आ जाता मैं यही हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। और सुन, ये घर मेरा है और तू मुझे यहां से नहीं निकाल सकती। मुझे सिर्फ लाश चाहिए। तुम्हें बताओ, लाश का इंतजाम हुआ या नहीं? वेरी गुड। क्यों पकड़ के लाया मुझे यहाँ? देखो, तुम्हें जितना पैसे चाहिए मेरे पापा तुम्हें दे देंगे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। ओए बंदरिया! भैया! अरे अरे वाओ, पाउट वाली हीरोइन की तरह क्लिक किया जा रहा है ना। अच्छा वैसे सच सच बता, ये फोटो बॉयफ्रेंड रवीश को भेज रही है? भैया, आप मेरी इतनी जासूसी क्यों कर रहे हो? अरे भाई हूं तेरा, जासूसी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा एक बात बता, सच में शादी करना चाहती है उससे? हाँ, पर
टीचर बनने के बाद। अरे वाह, पापा से बात करूं? नहीं नहीं, पापा से बात तो करनी पड़ेगी ना। मैंने बोला आपको बात करने की। बहन की शादी की बात है तो मतलब करना तो पड़ेगा ही, लेकिन नहीं। ओए संभाल। ये गिफ्ट कौन लाया? पापा आप लेकर आइए गिफ्ट। ओए ये गिफ्ट मैं लाया हूँ। फिर तो नहीं चाहिए, रख लो अपना गिफ्ट अपने पास। पापा हमेशा भैया ना गिफ्ट देकर के रिटर्न गिफ्ट मांगते हैं। पापा बोलो इसे कुछ। तो दे देना तू भी भाई को रिटर्न गिफ्ट। नहीं पापा, मुझे नहीं देना इनको गिफ्ट। और वैसे भी जब से माँ गई है ना, भाई बहुत इरिटेटिंग हो गए हैं। अब भी बता दो पापा, ये गिफ्ट पकड़ो। जतिन, जतिन मुझे मालूम था तू आएगा। दरवाजा खोल। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जतिन आया है, आवाज सुनी मैंने उसकी। आसपास का एरिया अच्छी तरह से स्कैन करो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जैन सर, सुबह एक राहगीर ने भवानी सिंह की लाश को कार में देखा था, और ये वही भवानी सिंह है जिसने 3 दिन पहले अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क्स नहीं है, और ना ही गले पे कोई स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है, लेकिन मुंह से झाग निकल रही है। शायद मौत जहर की वजह से हुई है। और बॉडी को इस कार में लाकर यहाँ सुनसान इलाके में डंप किया गया, यहाँ पर दूर दूर तक कोई सीसीटीवी नहीं। सिविल लाइन यहाँ से 16 किलोमीटर दूर होगा। जैसा यहाँ आने जाने वाले रास्तों में जितने भी सीसीटीवी है सबको फटाई खंगालो। मैं उनकी बेटी शिरा से मिलता हूँ। ओके सर। इस तरह ताला लगाते आखिर शिरा कहाँ गई होगी? ये सीसीटीवी फुटेज चेक करो और आसपास कोई पड़ोसी है तो बुलाओ उसे। ओके सर। जी हाँ सर, भवानी जी भी कल रात को यहीं थे। वो श्रेया का बर्थडे था तो उसने मुझे भी बुलाया था। इनफैक्ट सर उसने बताया था कि उसका भाई जतिन भी आने वाला है पार्टी में। तो जतिन आया था? श्रेया, लगता है भैया कहीं बिजी है, इसीलिए नहीं आए। एक काम करते हैं, मैं केक कट करती हूँ। तो बर्थडे पार्टी रात को कितने बजे तक चली थी? यही कोई 10 सवा 10 बजे तक, लेकिन तब तक जतिन नहीं आया था। अच्छा, आपने जतिन को इस घर में आखिरी बार कब देखा था? सर जतिन को देखे हुए तो एक लंबा अरसा हुआ। वो शादी के बाद से ही यहाँ से शिफ्ट हो गया था। जतिन शादीशुदा? जी हाँ सर, वो यहीं अपनी बीवी के साथ में हरिनगर में कहीं रहता है। हरिनगर में एग्जैक्टली कहाँ रहता है, कुछ आइडिया आपको? I'm sorry सर, ये तो मुझे कोई जानकारी नहीं। सर आप यहाँ? हमें आपके फादर की लाश मिली है कुतुब रोड पर। सर भवानी का फोन ऑन हो गया, लेकिन पासवर्ड इंटैक्ट है। सर मैंने पासवर्ड क्रैक करने के लिए बोला। और उनके घर पे जो सीसीटीवी कैमरा उसकी फुटेज? सर वो सीसीटीवी खराब है और फुटेज का हार्ड ड्राइव भी करप्ट है। सर ऐसा लगता है जैसे वो सीसीटीवी काफी टाइम से बंद है। सर मैं हार्ड ड्राइव का डेटा रिट्रीव करवाने की कोशिश। उनका घर काफी पॉश एरिया में, उनके घर के अलावा उनके घर के आसपास और भी सीसीटीवी कैमरा होंगे, उनकी फुटेज भी खंगाल। ओके सर। सर प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि भवानी की मौत पॉइजन की वजह से हुई है। ये देखे सर, और लाश मिलने के तकरीबन 12 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। 12 घंटे पहले मतलब शिरा की बर्थडे वाले रात 11 से 12 के बीच में। और पड़ोसी ने बताया था कि बर्थडे पार्टी तकरीबन रात को 10 बजे तक चली थी। और एक बात सर, भवानी की कार में जो पानी की बोतल मिली थी, ये पॉइजन उसी में मिला हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि भवानी ने किसी हताशा में सुसाइड कर लिया? देखते हैं डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। अरे एक बात समझ में नहीं आई,
भवानी ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि उनका बेटा जतिन शादीशुदा है? राइट सर, और श्रेया भी इस कंडीशन में नहीं है कि उससे इंक्वायरी की जाए। काफी गहरे सदमे में है। फिर भी पता करवाता हूँ कि जतिन अपनी पत्नी के साथ हरिनगर में कहाँ रहता था। और ये भी पता करो कि 1000 कहां से खरीदा गया। भवानी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे जिनकी अपने बच्चों से बनती नहीं थी। बेटा जतिन गायब कहाँ है? इस जतिन को ढूंढ। मुझे लगता है जतिन इस केस का अहम किरदार है। सर, ये जतिन अपनी पत्नी के साथ हरिनगर के जिस घर में रहता था, उस घर का तो पता चल गया है, लेकिन उस घर पर पिछले 3 महीने से ताला लगा है और वो घर भी भवानी के नाम है सर। तो ये दोनों मियां बीवी हैं कहाँ? नेबर्स के साथ इंक्वायरी की तो पता चला कि ये दोनों 3 महीने पहले ही अलग हुए थे। 3 महीने? भवानी ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते वक्त हमें बताया था कि वो 3 महीने से बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए। कहाँ गए होंगे? जतिन की बीवी? उसका पता लगा लिया सर, वो सिद्धि टूर्स एंड ट्रेवल्स की मालकिन है। सर, भवानी अंकल की मौत का दुख है मुझे, लेकिन पिछले 3 महीने से मैं जतिन और उसकी फैमिली से कांटेक्ट में नहीं हूँ। 3 महीने पहले हमारा डाइवोर्स हो चुका है। और 3 महीने से ही जतिन को किसी ने नहीं देखा। डाइवोर्स होने के बाद जतिन कहाँ रह रहा था? सर, मैंने कहा ना, मैं पिछले 3 महीने से उसे कांटेक्ट में नहीं हूँ। अच्छा, आपके और जतिन के बीच में डाइवोर्स की वजह क्या थी? सर, एक पति पत्नी के बीच में बहुत सी वजह होती है। मैं वो सारी बातें आपको बताना जरूरी नहीं समझती। दैट्स माय पर्सनल मैटर। विकास सर, श्रेया के घर से थोड़ी दूर कर्नल शमशेर सिंह का घर है। सर, मैंने उनके घर की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। सर, श्रेया की बर्थडे वाली रात वहां से एक आदमी कंबल ओढ़कर भागते हुए दिखाई दिया। सर, उसी फुटेज में थोड़ी देर बाद भवानी जी की कार भी वहां से जाते हुए दिखाई दी। सर, ऐसा लग रहा है जैसे भवानी जी उस आदमी के पीछे अपनी कार लेकर गए हों। आपसे कुछ बात करनी थी। आपकी बर्थडे वाली रात ये आदमी अपनी कार में आपके घर के आसपास देखा गया। इसने अपना मुंह ढका हुआ है और कुछ देर बाद जिस डायरेक्शन में ये गया उसी डायरेक्शन में इसका पीछा करते हुए आपके फादर भी इसके पीछे गए। ये आदमी कौन है? जी, मुझे नहीं मालूम। आपके पापा उस रात कहाँ गए थे? वो मुझे बताकर नहीं गए। स्मेल किस चीज की? स्मेल किस चीज की? वो मैं पूजा कर रही थी तो अगरबत्ती की होगी। किस तरह की? ना धुआं अगरबत्ती का? सर, उधर मेरा पूजा घर है। खड़ी सामने खड़ी चलिए। सर, वो पूजा घर है, आप ऐसे एंटर नहीं कर सकते हैं। अरे हम बाहर से देख रहे हैं। नहीं, मैंने बोला ना नहीं। नहीं, अरे मैंने मना किया ना। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, अरे छोड़ो। नहीं। तो बहुत धुआं है सर। सारी चीजें कस्टडी में लो। कंकाल किसका है? मुझे नहीं मालूम सर। कैसे नहीं मालूम? तुम्हारे घर में कंकाल पड़ा हुआ है, तुम्हें नहीं मालूम किसका कंकाल है? बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं जतिन मर चुका और तुम सबको बेवकूफ बना रही हो? वो भैया नहीं है, भैया मरे नहीं है, वो जिंदा है। वो वापस आएंगे। तो फिर ये कंकाल किसका? वो सर 3 महीने पहले। तुम कहना चाहती हो कि 3 महीने पहले 2 चोर तुम्हारे घर में आए, एक लाश को फेंका और भाग गए, और तब से ये कंकाल तुम्हारे घर में पड़ा हुआ? हाँ सर, जब मैं घर वापस लौटी तो मैंने एक लाश देखी और मैं लाश देख करके घबरा गई और बेहोश हो गई।
मुझे 24 घंटे बाद होश आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। बहुत डर गई थी तुम, इसलिए तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन इस लाश के साथ तुम पिछले 3 महीने से रह रही हो, तब डर नहीं लगा? अपना ये नाटक बंद करो। बोलो बोलो, लाश किसकी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्ही ने अपने भाई जतिन को मार दिया? नहीं सर, सर भैया जिंदा है। तो फिर ये कंकाल किसका? बोलो बोलो, किसका कंकाल है? देखो तुम मुसीबत में फंस जाओगे, साफ साफ बता दो कंकाल किसका है। जतिन एक लंबे समय से गायब था और श्रेया लगातार कह रही थी कि उसका भाई जतिन वापस आएगा। तो सवाल और भी गहरा हो रहा था कि श्रेया जिस कंकाल के साथ रह रही थी वो वाकई जतिन का कंकाल होगा या किसी और का? अगर ऐसा था तो वो कौन होगा और वो चोर कौन थे? क्या वो इस हत्या के राज सुलझा सकते थे? और जतिन और श्रेया के पिता की हत्या हुई थी या वो आत्महत्या थी? क्या श्रेया की दिमागी हालत वाकई खराब थी या वो कोई नाटक कर रही थी? ये केस कई रहस्यों में उलझता जा रहा था और इन रहस्यों का कारवां अभी थमने वाला नहीं था। नहीं पापा, भैया नहीं है अंदर, आप जाइए अपने कमरे में जाइए। बहुत हो गया तेरा और तेरे भाई का नाटक। एक नहीं सुनूंगा मैं, बात करनी है मुझे जतिन से। पापा नहीं, पापा तू रोक क्यों रही है? आई एम श्योर सर, ये श्रेया नाटक कर रही है और अपने नाटक में हमें उलझाने की कोशिश कर रही है। उसकी वो चोरों वाली कहानी वो पक्की झूठी है सर, क्योंकि सर वो कम्बल वाला आदमी सीसीटीवी में दिखा है। उस एरिया में इंक्वायरी की तो पता चला कि वो आदमी पहले भी 2-3 बार खुद को कम्बल से लपेटे हुए वहां से जाते हुए दिखा है। और श्रेया तो उस आदमी को पहचानने से मना कर रही। वो तो कह रही है उस आदमी को जानती नहीं। इस घर में जो हमें डॉल मिली उसमें कुछ रिकॉर्डिंग बचती है। ये लड़की कहीं किसी जादू वादू के चक्कर में तो नहीं पड़ी थी? डिटेल निकलवा इसकी। मुमकिन है ये लड़की हमसे वाकई कुछ छुपा रही है और ये अपने पिता भवानी की मौत का राज भी जानती है। राइट सर, बस ये जतिन के गायब होने का राज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लगातार इस बात को बोल रही है वो स्केलेटन जतिन का नहीं है। एक काम करो, उस कंकाल का डीएनए भवानी के डीएनए से मैच करवा के देख, कंफर्म हो जाएगा कि जतिन वाकई कहीं गायब है या वो कंकाल जतिन का है। तो भवानी का फोन अनलॉक हो गया। कॉल इसकी में उन्होंने लास्ट कॉल रात को 11 बजे सुनीता को किया था। अब तो 11 बजे? कौन है सुनीता? सुनीता एक एडवोकेट। जी मैं भवानी जी की कंपनी के लीगल एडवाइजर हूँ। तो उस रात आपने भवानी जी को ऐसी का लीगल एडवाइस दी कि उसके बाद उनकी मौत ही होगी? ये सुन के तो मैं भी खुद हैरान हूँ सर। दरअसल उस रात को वो अपनी विल के बारे में मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे। सुनीता, मुझे अपनी विल चेंज करनी है, तुरंत मिलना है तुमसे। लेकिन उसके आगे उन्होंने कुछ बताया नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अगले दिन मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन फिर। तो उनकी पहली विल में ऐसा क्या लिखा था जिसे वो चेंज करवाना चाहते थे? सर उनकी पहली विल के मुताबिक उनकी मौत के बाद उनके बेटा, उनकी बेटी और उनके भाई तीनों ही बराबर हकदार थे उनकी प्रॉपर्टी में। उनका कोई भाई भी है? जी, उनका एक छोटा भाई है विक्रम सिंह। वो यही कुतुब रोड पे कहीं रहता है। कुतुब रोड पे हमें भवानी जी की लाश मिली। क्या इन दोनों भाइयों का आपस में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा था? सर विक्रम, श्रेया और जतिन, इन तीनों का ही भवानी जी के साथ अक्सर कुछ न कुछ इशू चलता रहता था, खासतौर पर उनके पुश्तैनी घर को लेकर। भैया आपकी बिल से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा पुश्तैनी घर है, इसको बेचिए या मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। चाचा जी, ये घर नहीं बिकेगा। इस घर से हमारी माँ की यादें जुड़ी हुई है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती सर। पता करो, ये भवानी का भाई विक्रम कुतुब रोड पे कहाँ रहता है? यस सर। हेलो श्रेया, मैं डॉक्टर उषा। डॉक्टर, मैं बीमार नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज लीव मी। मैंने भी पुलिस ऑफिसर्स को यही कहा कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें यकीन दिलाने के लिए तुम्हें मुझसे सच कहना होगा। ओके? सर मैं श्रेया के बारे में पता कर रहा था, तो पता चला कि श्रेया 2 महीने पहले तक ज्ञान भारती स्कूल में टीचर थी। सर उसने उसी स्कूल से पढ़ाई भी की थी, लेकिन सर अचानक से उसने टीचिंग की जॉब से रिजाइन कर दिया था।
रिजाइन की वजह? सर एग्जैक्ट वजह तो पता नहीं चली है, लेकिन सर स्कूल स्टाफ का कहना है कि कुछ अरसे से उसे भूलने की आदत हो गई थी। सर पियून ने बताया कि वो संडेज को भी स्कूल आ जाया करती थी और स्कूल का गेट बंद देखकर उसे याद आता था कि आज छुट्टी है। तो क्या इस लड़की की दिमागी हालत वाकई इतनी खराब है? उसका भाई जतिन, कुछ पता चला कहाँ? सर जतिन कहाँ है ये तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन सर ये बात पता चली है कि जतिन अपने फादर के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था, वो एक स्पर्म डोनर था। स्पर्म डोनेट? अरे मेरी पहले ही हालत खराब है और तू स्पर्म डोनेट करने की बात कर रहा है। सर जिस क्लिनिक को वो स्पर्म डोनेट करता था मैंने वहां भी पता किया, पिछले 3 महीने से जतिन वहां भी नहीं गया। जतिन की बीवी नीना खुद इतने बड़े बिजनेस की मालकिन है और ये बंदा स्पर्म डोनेट करता था। ये जोड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही। सर जतिन की बीवी नीना का एक संदीप नाम के आदमी के साथ अफेयर था, वो भी शादी के पहले, और ये संदीप अब नीना के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। तो जतिन को गायब करवाने के पीछे तो इसकी बीवी नीना का हाथ है, अच्छे से पता करो। ओके सर। सर भवानी के भाई विक्रम का पता चल गया है? सर उस कंकाल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो मिला भी नहीं था जतिन से काफी दिनों से। हाँ उस रात को भवानी भैया ने बुलाया जरूर था मुझे श्रेया की बर्थडे पर, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। आपके भाई की लाश आपके घर से महज 1.5 किलोमीटर दूर मिली। हो सकता है वो आपसे मिलने आए हो, आप दोनों मिले, आप दोनों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और आपने अपने। नहीं सर क्या कह रहे हैं आप, मैं उनसे नहीं मिला था। तो फिर आपके भाई उस एरिया में क्या करने गए थे? सर मुझे नहीं पता सर, वो सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, बाप जैसे थे, तभी तो अपने बेटा बेटी के साथ में मुझे बराबर का हिस्सेदार बनाया था। हिस्सेदारी दी होगी, लेकिन फिर भी वो सिविल लाइन वाला पौष घर वो आपके हिस्से में नहीं आ रहा था। सर उसका मुझको कोई मलाल नहीं था, मैं तो श्रेया और जतिन की खुशी चाहता था। भैया अगर बच्चे नहीं चाहते तो ये घर मत बेचिए ना, ये घर भाभी की आखिरी निशानी है, यही समझ के इनकी बातों का सम्मान कीजिए। उल्टा भैया खुद चाहते थे कि वो घर बिक जाए और श्रेया और जतिन उनके साथ में अजमेर शिफ्ट हो जाएं। अजमेर? यस सर, वहां पे भी भैया की एक कोठी थी जो अब उस सुनीता ने अपने नाम करवा ली। सुनीता एडवोकेट? यस सर। वो आपके भाई की कंपनी में लीगल एडवाइजर। आपके भाई अपनी कोठी उसके नाम क्यों करेंगे? सर आप उसको नहीं जानते, बहुत पहुंची हुई चीज है। उसी के प्यार में पड़कर भैया अपने बाल बच्चों को भूल गए थे। भाभी के मरने के बाद में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया अपने बच्चों पर, बेचारे कई कई दिन अकेले रहते थे। अब तो बाप का जाया भी उठ गया उनके सर से। सर मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया था, भवानी जी ने खुद अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से वो अजमेर वाला घर मेरे नाम किया था। पर आपने हमें पहले नहीं बताया, क्या भवानी जी के साथ रिलेशनशिप में थे? क्या बताते सर, हमारे बीच में ऐसा कुछ बचा ही नहीं था। भवानी जी ने अपने बच्चों के कारण मुझसे दूरी बना ली थी। अच्छा उस रात क्या भवानी जी ने वाकई अपनी वसीयत चेंज करने के लिए आपको फोन किया था? जी सर, पर मुझे नहीं पता कि अचानक उस रात को ऐसा क्या हुआ जो। देखिए सर, आप कुछ भी समझिए, लेकिन मुझे अभी भी भवानी जी के भाई विक्रम पर ही शक है। श्रेया का मैंने अच्छे से एग्जामिन किया, मुझे लगता नहीं है कि वो नाटक कर रही है, उसकी दिमागी हालत स्टेबल नहीं है। और वो अभी भी यही कह रही है कि वो कंकाल उसके भाई जतिन का नहीं है, उसने किसी को नहीं मारा। जी, वो अभी गहरे सदमे में है और मुझे लगता है उसे जानने के लिए उसके करीबी लोगों से हमें मदद लेनी चाहिए, उसका दोस्त, रिश्तेदार या फिर बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? क्या उसने आपसे अपने किसी बॉयफ्रेंड का जिक्र किया है? नहीं, लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव है, तो मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई ना कोई लड़का है। इन 2 नंबर से श्रेया की लगातार बात हो रही थी, पता करो ये दोनों नंबर किसके हैं। ओके सर। सर श्रेया के घर के सीसीटीवी का हार्ड ड्राइव रिट्रीव हुआ है, इसमें पिछले 3 महीने की फुटेज है और सर 3 महीने से सीसीटीवी बंद है। सर इस दिन श्रेया मेन डोर से घर के अंदर दाखिल हुई, तब घर पे ताला लगा हुआ था और उसके बाद ये दोनों आदमी मेन डोर से भागते हुए दिख रहे हैं और इन दोनों के हाथ में बैग भी है। तो सवाल यह है कि अगर घर में ताला लगा हुआ था तो ये दोनों घर में दाखिल कैसे हुए होंगे? हो सकता है सर ये दोनों चोर हों और टेरेस से होते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। तो मतलब श्रेया की चोरी वाली बात सही, बस फुटेज में जतिन कहीं नहीं दिख रहा। श्रेया के मुताबिक 2 लोग जब घर में आए थे, उनके भागने के बाद घर में उसने एक लाश देखी। अब अगर 2 लोग घर में चोरी करने आए थे तो लाश फेंक कर क्यों जाएंगे? हो सकता है सर चोर 2 नहीं 3 हो, इन तीनों का आपस में झगड़ा हुआ
दो ने मिलकर एक को मार दिया और उसको छोड़ के भाग गए। पर फिर भी एक लड़की एक लाश के साथ रह रही थी, वो भी अकेली, वो भी 3 महीने के लिए। नॉर्मल है। पता करो ये दोनों चोर कौन थे, और वो कम्बल वाला आदमी भी हो सकता है इनसे कनेक्टेड हो। और एक बात सर, चोरी के अगले दिन का भी फुटेज चेक किया मैंने। इस घर में एक और लड़के का आना जाना था। कौन है लड़का? सर मैंने उन दोनों चोरों का पता कर लिया है जिन्होंने श्रेया के घर में चोरी की थी। ये दोनों सोनू और बंटी नाम के हिस्ट्री शीटर हैं और चोरी और फरेब के आरोप में एब्सकॉन्डिंग है। लेकिन सर इन दोनों से कनेक्टेड जो तीसरा चोर है उसका पता नहीं चल रहा है। खबरों को काम पे लगाओ, ढूंढो ने। अब इन चोरों से ही हमें इस केस के ताले की चाबी मिलेगी। सर आपने जिन 2 नंबर्स के बारे में पता करने के लिए कहा था, मैंने उनके बारे में पता किया। ये देखिए सर, उनमें से एक नंबर इस अविनाश का है और एक इस रविश का। ये अविनाश तो वही है ना जो हमें श्रेया के घर के सीसीटीवी फुटेज में दिखा था? जी सर, एनआईसी पुलिस स्टेशन बुला लिया है। लेकिन सर ये रविश 3 महीने पहले कनाडा शिफ्ट हो गया। 3 महीने पहले? इस केस में 3 महीने का चक्कर क्या है? यतिन गायब हुआ 3 महीने पहले, यतिन के फादर 3 महीने से टूर पर थे, और अब ये रविश ये 3 महीने पहले कनाडा शिफ्ट हुआ। सर मैं श्रेया का दोस्त अविनाश हूँ। मैं पहले उससे मिलने उसके घर जाता था, लेकिन काफी टाइम पहले ही हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तो जब तुम श्रेया से मिलने उसके घर जाते थे तो वहां एक लाश थी, तुमने उस लाश को कभी नहीं देखा? लाश? कैसी बात कर रहे हैं सर? तो तुम कहना चाहते हो तुम्हें उस लाश के बारे में कुछ नहीं पता, तुमने कभी नहीं देखी उस लाश को? नहीं सर, मैंने कभी कोई लाश नहीं देखी। तुम्हारा श्रेया से ब्रेकअप क्यों हुआ? सर उसके बहुत मूड स्विंग्स होते थे सर। कभी लगता था वो मुझसे बहुत प्यार करती, और कभी लगता था कि वो मेरी होकर भी कभी मेरी नहीं हो पाएगी। सर वो मुझे कभी समझ ही नहीं आई। तो बिना समझे उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया? क्या बात कर रहे हैं सर? वो तो मुझे कभी अपने नजदीक भी नहीं आने देती थी। ये सब शादी की बात। ये रविश कौन है, जानते हो उसे? हाँ सर, रविश तो श्रेया का एक्स बॉयफ्रेंड था। श्रेया ने बताया था मुझे, और उन दोनों के ब्रेकअप के बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गया था। श्रेया, अच्छा तुम नहीं जानती कि जतिन कहाँ गया, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा किसके साथ फिजिकल रिलेशन था। घबराओ मत, मैं ये सीक्रेट रखूंगी। श्रेया देखो, क्या वो अविनाश था या रविश? श्रेया घबराओ मत। सर हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि रविश कनाडा में है, लेकिन श्रेया से जैसे ही हमने फिजिकल रिलेशन की बात की तो वो डरने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि स्कूल में श्रेया को कोई मोलेस्ट करता था और जिसकी वजह से परेशान होकर उसने स्कूल से रिजाइन कर दिया? हाँ, लेकिन इन सब बातों का श्रेया के घर में जो कंकाल मिला उससे या उसके बाद जतिन से क्या कनेक्शन? फिर भी स्कूल में सर एक बात पता चली है सर, मुझे लग रहा है कि इस बात का हमारे केस से कोई कनेक्शन हो सकता है। माथुर बात तो बताओ। सर जिस दौरान श्रेया के घर से चोरों को भागते हुए देखा गया था सर, उसी दौरान मॉर्चुरी से एक लाश भी गायब हुई थी। कहना क्या चाहते हो? सर हो सकता है कि किसी ने वो लाश चुराकर श्रेया के घर पे डंप कर दी हो। राइट सर, लाश को वहां पे डंप करना एक प्लान भी हो सकता है श्रेया को फंसाने के लिए, और इस काम के लिए सोनू और बंटी जैसे 2 चोरों का इस्तेमाल किया गया। ये दोनों चोर हैं कहाँ? कोई लीड? नहीं सर, उन दोनों का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन नीना के बॉयफ्रेंड संदीप के कॉल रिकॉर्ड्स में इस बलराम नाम के हिस्ट्री शीटर का नंबर मिला है। सर ये बलराम काफी टाइम से एब्सकॉन्डिंग है। सर मुझे नहीं पता सर जतिन कहाँ है सर मुझे नहीं पता सर मैं सच बोला। तो नीना जी सब पता लगा लिया हमने। आपका जो बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट थी भवानी की। भवानी मतलब आपके ससुर की इन्वेस्टमेंट थी, तो जाहिर सी बात है उसमें आपके शौहर यतिन का भी हक होगा। ससुर अब रहा नहीं, यतिन गायब है, तो उस बिजनेस की अकेली मालकिन कौन है? आप कहना क्या चाहते हैं? आपका जो बॉयफ्रेंड है संदीप, उसने सब कह दिया, सब बता दिया कि कैसे बलराम के जरिए जतिन को किडनैप करवाया था, और वो सब हुआ था आपके इशारे पर। सर मेरे और जतिन की शादी बस एक डील थी। जतिन के बाप को लगता था कि मुझसे शादी करके उनका स्पर्म डोनर बेटा सेटल हो जाएगा, इसलिए मैंने भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की शर्त रख दी उनके सामने। पहले जतिन उसमें बराबर का पार्टनर था, उसके बाद जब बिजनेस सेटल हुआ तो मैंने जतिन को डाइवोर्स दे दिया।
डाइवोर्स पेपर पे जबरदस्ती साइन करवाए। जतिन बाहर, पूरा बिजनेस आपका। सर लेकिन उसके बाद बलराम ने जतिन को छोड़ दिया था। हमें लगा था कि वो हमसे डर गया है, इसलिए पुलिस के पास भी नहीं गया। सर मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया या गायब करवा दिया? सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम जतिन कहाँ है। सर जनकपुरी की वो मॉर्चरी जहां से लाश गायब हुई थी, उस मॉर्चरी की इंचार्ज लता सिंह नाम की एक औरत है जिस पर उस लाश को गायब करने का आरोप लगा था। लता ने जनकपुरी पुलिस को बयान दिया सर कि उसने लाश गायब करके योगराज नाम के बाबा को दी थी, और ये बाबा इतना पावरफुल है कि जनकपुरी पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। लेकिन इस योगराज का श्रेया जतिन से क्या कनेक्शन? सर मैंने उनके चाचा विक्रम सिंह से बात की। उसने बताया कि योगराज बाबा एक टाइम पे श्रेया की मां का गुरु हुआ करता था। हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि आप छुपते छुपाते हुए अपनी कार में सिविल लाइन में श्रेया के घर उससे मिलने जाते थे। आप श्रेया से मिलने उसके घर क्यों जाते थे? मैं वहां श्रेया के भाई जतिन को जिंदा करने जाता था। What? जतिन मर चुका है? हाँ, श्रेया मेरी शिष्या की बेटी थी। एक दिन वो मेरे पास आश्रम में आई थी। बाबा जी, मेरी माँ का अटूट विश्वास था आप पर, उसने मेरे भाई को मार दिया। आपका तो पुलिस पॉलिटिशियन सबसे संबंध है, आप प्लीज मुझे। इसके चक्कर में क्यों पड़ना श्रेया? तू जानती भी है मैं तेरे भाई को जिंदा भी कर सकता हूँ। मैंने उसे उम्मीद की किरण दिखाई थी। श्रेया ने क्या बताया था? उसके भाई जतिन को किसने मारा था? वो उसने नहीं बताया, पर मैं वहां श्रेया के भाई जतिन को जिंदा करने के रिचुअल्स पूरे करने जाता था। पर मेरी साधना अधूरी रह गई। जतिन के कंकाल को तुम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। कोई साधना वाधना नहीं, तुम जैसे ढोंगी बाबा अपने लालच के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बनाते हो। लालच? अगर मुझे लालच होता तो मैं मॉर्चुरी से वो लाश क्यों गायब करवाता? वो लाश कहाँ? उसे तो मैं जिंदा करके ही दुनिया के सामने लाऊंगा। मेरी शक्ति को पहचानो, मेरे चेले बन जाओ। तुम्हें इंस्पेक्टर से डीआईजी बनवा दूंगा। मैं इंस्पेक्टर से डीआईजी बनूंगा या नहीं बनूंगा ये तो बात की बात है, लेकिन इतना तय, तुम्हारा ट्रांसफर यहां से सीधे जेल होगा। तुमने योगीराज को बताया था कि तुम्हारे भाई जतिन को किसी और ने मारा था। अगर उसे किसी और ने मारा था तो उसकी लाश तुम्हारे पास कैसे है? बोलो, किसने मारा था उसे? जतिन को किसने मारा? चुप क्यों? बोलो, उसकी लाश तुम्हारे पास कैसे आई? जतिन को किसने मारा? चुप क्यों? बोलो, उसकी लाश तुम्हारे पास कैसे आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही अपने भाई जतिन को मारा? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ? मेरी लाइफ से सब एक एक करके चले गए, अकेली हो गई थी मैं। सब कुछ खत्म हो गया था मेरा, लेकिन मेरे भैया जिंदा हो सकते थे, जिंदा हो सकते थे वो। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा भाई जिंदा नहीं हो पाया। तुम्हें लगेगी तुम्हें मेरी कैसे जी नहीं पाओगे तुम। लेके जाओ सर। आर यू ओके? सर उस एरिया के कई केमिस्ट और किराना स्टोर में इंक्वायरी की तो फाइनली नारायण चौक के किराना स्टोर ने भवानी का फोटो आइडेंटिफाई किया। उसने कंफर्म किया कि भवानी ने खुद वो पॉइजन और पानी की बोतल खरीदी थी। ये सब बातें तो इसी की तरफ इशारा कर रही हैं सर कि शायद भवानी ने खुद ही जहर खा लिया हो। अगर भवानी ने वाकई खुदकुशी की है तो मुमकिन है उनको पता चल गया हो कि उनका बेटा जतिन मर गया है। और अगर मारने वाली खुद उसी की बेटी हो तो इस बात से दुखी होकर कोई भी बाप सुसाइड कमिट कर सकता है सर। भगवान, क्या एक बहन अपने सगे भाई का कत्ल कर सकती है? वो कत्ल करने के बाद उसकी लाश को अपने घर में छुपा के रख सकती है इतने लंबे अरसे तक कि लाश गलकर कंकाल बन गई। इस बात पे यकीन करने को दिल नहीं कर रहा। सर जतिन और श्रेया से जुड़ा हर शख्स तो यही करे, लेकिन सर श्रेया की एक दोस्त है ख्याति, उसका कुछ और ही मानना। मेरी आज से बात हुई है। क्या मानना उसका? सर
सर अभी भी पता चला है कि ललितपुर पुलिस ने बंटी और सोनू दोनों को अरेस्ट कर लिया है। एक दुकान में लूट कर रहे थे दोनों को यहाँ हाजिर करो। साहब हम मानते हैं, हम काफी टाइम पहले गए थे उस घर में चोरी करने, लेकिन हमने किसी का मर्डर नहीं करा। हाँ साहब हम सच कह रहे हैं, हम तो रेकी करके वहां गए थे। हमें लगा वहां कम लोग होंगे तो चोरी करना आसान होगा, लेकिन जब हम चोरी करने पहुंचे तो लाश पड़ी थी सर। किसकी लाश पड़ी थी? हाँ सब यही था। हमने इसको 2 दिन पहले रेकी के वक्त वहां जिंदा भी देखा था, लेकिन जब हम चोरी करने पहुंचे तो वहां इसकी लाश पड़ी थी सर। माँ कसम साहब हमने नहीं मारा इसको। सर श्रेया मेरे बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी और उसने अचानक से मुझसे दूरी बना ली क्योंकि जतिन ने कहा था कि वो मुझसे बात ना करे, और इसीलिए इतने सालों के बाद वो मुझसे मिली और उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया। बचपन में ऐसा क्या हुआ था? श्रेया भूल हो गई। अच्छा अब नहीं करूंगा बस। आप कहना चाहती हैं कि बचपन में जतिन ने श्रेया के साथ? सर हो सकता है कि ये सिलसिला उनके बड़े होने के बाद भी चलता रहा हो। कैसे मुमकिन है? आई मीन दोनों सगे भाई बहन। सर मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सर महसूस ऐसा ही होता था कि जतिन श्रेया को मॉलेस्ट करता था। जतिन नहीं, मेरे पास मत आ। नहीं, हाथ मत लगाना मुझे। छोड़ो, मार डालूंगी मैं इसको। और दोष मेरा भी है। सिर्फ अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहती रही और मैं दोस्त होते हुए भी उसकी तकलीफ नहीं समझ पाया। सर आपकी थ्योरी जो भी हो, लेकिन जतिन वाकई ऐसा होता तो श्रेया को तो उससे नफरत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो जिंदा हो जाए और उसके लिए वो ड्रामा भी कर रही है। तो मुमकिन है कि वाकई जतिन ने श्रेया के साथ बचपन में कुछ गलतियां की और वो उन गलतियों को बार बार दोहरा रहा होगा और श्रेया उसे उन गलतियों को माफ करने के लिए, उनको सुधारने के लिए बार बार मौका दे रही होगी। जतिन तो शायद शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हो, पर शायद श्रेया नहीं बढ़ पाई। हालांकि उसकी जिंदगी में रविश और रविनाश जैसे 2 लड़के आए, पर उसने किसी को भी अपने नजदीक नहीं आने दिए। और दूसरी तरफ जतिन जब शादी में धोखा खाने के बाद वापस आया तो हो सकता है उसने श्रेया के साथ फिर से वही गलतियां, वही गुनाह दोहराने की कोशिश की। एक ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं। श्रेया, ये आप क्या कर रहे हैं? श्रेया, छोड़ो। श्रेया मेरी बात तो सुन। छोड़ो मेरी बात तो सुन। छोड़ो मुझे। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे। श्रेया मेरी बात सुन। श्रेया दरवाजा खोल। श्रेया दरवाजा खोल दे। सुनो, तुम एक ही चाय क्यों लेकर आई हो? तुम्हें पता है ना भैया बैठे हैं यहाँ पर। जाओ एक चाय और लेकर आओ। जाओ। हाँ भैया क्या कह रहे थे आप? हाँ ही सही बात है। इस केस को लेकर पुलिस की जो थियरी है वो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली है, जिसको लेकर पुलिस को कई तरह की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन ये केस अब तक ओपन एंडेड है और किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है। कानूनी जानकार केस को लेकर आज भी कई तरह की राय रखते हैं, जो अपने आप में एक गहन अध्ययन का विषय है, जिसमें कई सवालों के पुख्ता जवाब नहीं मिले। लेकिन इन अनिश्चितताओं की एक वजह एक मृत व्यक्ति को जिंदा करने का अंधविश्वास भी है, और ऐसे अंधविश्वास की जड़ें हमारे समाज में इतने गहरे तक उतरी हुई है कि अक्सर इन अंधविश्वासों में छिपे गुनाहों को छिपाया जाता है और कई केसेस अपने सही अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।
देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।